नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान परिचालक भर्ती के लिए प्राथमिक उपचार से संबंधित हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है और आज की क्लास है, इसमें भी हम प्राथमिक उपचार रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास रहेगी प्राथमिक उपचार की और हो सकता है कि 1-2 क्लासेज में और करवाऊँ इससे रिलेटेड। इसके बाद में यातायात नियम करवाऊँ। आप सभी बेफिक्र रहे, अगले 5-7 दिन के अंदर मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा टारगेट है 15 तारीख से पहले आपको कंप्लीट करवाना। वैसे इतनी चीज़ें हार्ड नहीं है, चीज़ें सरल है और चीज़ें आपके क्लास के साथ साथ में आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। इनकी पीडीएफ्स है, मैं आपको हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम बंधु एकेडमी, वहाँ पर उपलब्ध करवाता हूँ। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है, देखो रोडवेज की एक तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है हमारे ऐप में चल रही है, जिसके अंदर आपको 18 टेस्ट कंप्लीट सिलेबस के मिलने वाले हैं, यानी फुल टेस्ट 18 और 4 वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। 18 टेस्ट 14 और 14 कंप्लीट सिलेबस के और 4 है अपने टॉपिक वाइज के। टोटल 18 टेस्ट तो आपके वहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी 4 तो हो गई आपके टॉपिक वाइज, ठीक है। 4 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गई और प्लस 14 हो गई फुल टेस्ट। तो एग्जाम बंधु एकेडमी ऐप है, उसकी जो प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लेना या लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। 18 टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। इसी टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं आपके 1000 प्लस एमसीक्यूज बनाऊंगा इस टॉपिक के, यानी 1000 प्लस मैंने एमसीक्यूज बनाई हैं। किसके लिए? एक तो प्राथमिक उपचार, ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक इसमें शामिल किया? एक तो प्राथमिक उपचार, एक यातायात नियम। ये 2 टॉपिकों के मिला करके मैंने 1000 से अधिक एमसीक्यूज बनाए हैं आपके टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो आप यहां से थ्योरी क्लासेस देके एकदम निशुल्क है, यहां पर भी उपलब्ध है और ये सारी क्लासेस ऐप में भी आपको एकदम निशुल्क मिल जाएगी। पीडीएफ है, पीडीएफ भी ऐप में आपको बिल्कुल निशुल्क मिल जाएगी। लेकिन ये जो 18 टेस्ट है, 18 टेस्ट के साथ में 1000 मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं आपके लिए। कौन से? यातायात और प्राथमिक उपचार, इन दोनों टॉपिकों के मिला करके 1000 से ज्यादा ही है, ठीक है। इनकी जो सम्मिलित जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है, ठीक है। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। 99 में आपको एक तो 18 टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस 1000 से अधिक आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। पूरी थ्योरी क्लासेस, बेहतरीन कंटेंट मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ। पीडीएफ्स इनकी मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। इतना कुछ मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ सिर्फ 99 रुपये के अंदर। तो एग्जाम बंधु एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और सभी है वो टेस्ट प्रैक्टिस दे। ये 1000 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाए। यहाँ से संभावना रहेगी कि सीधे सीधे प्रश्न है वो छपे हैं। और अपनी टेस्ट सीरीज की यह विशेषता रहती है, चाहे पटवारी हो, चाहे 4th ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सभी के अंदर टेस्ट सीरीज से प्रश्न है वो हूबहू छपे थे। तो ये ध्यान में रखें कि ये जो है वो प्रैक्टिस करके आप जरूर जाएं। बाकी क्लासेस का आप देख ही रहे हो कि बहुत शानदार मैं कंटेंट करवा रहा हूं। 2 क्लासेस मैंने करवा दी है। तीसरी क्लासेस में हमारा वही सिस्टम रहेगा कि हम पुनः जो है वो प्राथमिक उपचार को शुरू से पढ़ते चलेंगे। कुछ चीज़ें रिवीजन होती चलेगी हमारी और कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती चलेगी। जो चीज़ें नहीं मिले और जो चीज़ें मैं आपको कहूँ कि इनको नोट कर ले, वो आप व्हाइट पेपर लेकर के बैठे और उनको नोट करें और वो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। देखो, जो चीज़ें कॉमन सेंस की है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जैसे यहाँ पर आप पढ़ोगे आपको वो चीज़ें हैंड टू हैंड याद हो जाएगी। जो कीवर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो उनके लिए आप जो है वो व्हाइट पेज में लिखते रहे या मैं पीडीएफ से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उस पीडीएफ को आप है वो डिजिटली हाईलाइट करके और उन कीवर्ड्स को अपने याद रखें, ताकि आपका एग्जाम के अंदर रिवीजन है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इस क्लासेस के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने 2 क्लासेस के अंदर नहीं पढ़ी है। काफ़ी चीज़ें तो रिवीजन के अकॉर्डिंग सेम है और काफ़ी चीज़ें नई भी है, ठीक है। तो आप इस क्लास को भी पूरा अच्छे से देखें। एक क्लास आगे और आएगी, उसमें भी बेहतरीन शानदार कंटेंट करवाऊंगा मैं। आप मेरी 4-5 क्लासेस देख के चले जाओगे और यातायात के नियम की भी 1-2 क्लासेस, यानी मेरी जो है लगभग 10 से कम क्लासेस होगी और मेरी 10 क्लासेस आप देख के चले जाओगे तो आपका जो है बेहतरीन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। बाकी चीज़ें सब आपको आती है, बाकी तो जो चीज़ें हैं हर एग्जाम में कॉमन है, सभी पढ़ते ही हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है वो आप जरूर ज्वाइन करें। देखो, टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह 1000 से अधिक है और पीडीएफ्स के लिए एग्जाम बंधु एकेडमी ऐप है वो इंस्टॉल करें। और टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। यहाँ पर भी आपकी क्या है अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और जो कोई भी मुझसे बात करना चाहता है वो एग्जाम बंधु एकेडमी ऐप डाउनलोड करके इसके अंदर कॉन्टैक्ट एस के अंदर व्हाट्सएप का आइकन आता है, वहां पर क्लिक करके सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आप मुझसे सीधी बात कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। प्राथमिक उपचार,
ठीक है भाई, हम प्राथमिक उपचार 2 दिन से पढ़ते आए हैं, 2 क्लासेज हमारी हो चुकी है। आप सभी को पता है प्राथमिक उपचार क्या है, कि भाई आकस्मिक घटना या आपात स्थिति के दौरान पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचने से पहले जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है वही क्या कहलाती है, वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। आप सभी को पता है ये जो है चिकित्सा वो व्यक्ति के क्षणिक समय के लिए जीवन रक्षा के लिए ये उपचार दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, जीवन की रक्षा हेतु। ये जो वर्ड है, कीवर्ड्स है, ये आपके कॉमन सेंस के पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं रोगी की जान बचाना, दर्द कम करना और स्थिति को बिगड़ने से रोकना। ये सभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन के आधार पर आप एलिमिनेट कर लोगे। बहुत सरल है, कॉमन सेंस से आप इन प्रश्नों को करोगे। 3% पॉजिटिव होगा, 3 ऑप्शन पॉजिटिव होंगे और 1 ऑप्शन आपको नेगेटिव दिखेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पर इनको आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। यदि आपको इस बारे में लग रहा है कि कैसे करें, तो आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखना, वो 1000+ MCQs वाली जो टेस्ट सीरीज है हमारी, वो ज्वाइन करके देखना। उससे आपके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है वो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा आप फैक्ट है, जो याद रखनी चीजें हैं वही याद रखोगे, ठीक है। अब देखो, जीवन की रक्षा करना, घायल की हालत बिगड़ने से रोकना, स्वास्थ्य लाभ देना, घायल को सुरक्षित वाहन से निकटतम स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना, ये सभी क्या कॉमन सेंस की बातें हैं। ऑप्शन के आधार पर आप इसको आराम से कर लोगे, ठीक है। यहां पर देखो, प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट एड है, इनका अर्थ क्या क्या है भाई, ठीक है। इनके अर्थ की बात करें, फर्स्ट एड का अर्थ की बात करें, तो यहां पर देखो एफ का मतलब होता है फास्ट अराइवल। क्या है? फास्ट अराइवल यानी शीघ्र आगमन। दूसरा है इंटेलिजेंट केयर, बौद्धिक देखरेख। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, अभिलेखन एंड रिपोर्ट करना। चौथा क्या है? सेफली प्रिकॉशंस यानी सुरक्षित सावधानियां। पांचवा क्या है? टाइमली एक्शन, समय से कार्य करना। छठा क्या है? अलर्टनेस, सतर्कता रखनी। और सातवां क्या है? प्रारंभ एवं कार्यान्वयन यानी आपके क्या है? इनिशियंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी यहां पर हो गया प्रारंभ एवं कार्यान्वयन। उसके बाद में है डिसीजन मेकिंग, निर्णय, यानी ये आपकी क्या है? ये फर्स्ट एड का अर्थ है, जिसको हमने थ्योरी के अंदर आराम से अच्छे से पढ़ा है कि जैसे कोई दुर्घटना होती है, सबसे पहले जो है शीघ्र उस व्यक्ति के पास में पहुंचा जाए। फिर ऐसे व्यक्ति है जो फर्स्ट एड डॉक्टर, जो हमने कहा था कि प्राथमिक चिकित्सक जो बने, वो उसकी जो है वो बौद्धिक क्षमता उसकी अच्छी ही, निर्णय लेने की क्षमता उसकी अच्छी हो, ताकि वो तुरंत पहचान सके कि जो है किस तरीके की दुर्घटना है और किस तरीके का जो है वो मुझे उपचार करना है। बौद्धिक जो है इंटेलिजेंट केयर है वो उनमें होना जरूरी है। उससे रिलेटेड अभिलेखन है वो रिपोर्ट करना, यानी कौन सी दुर्घटना हुई है, व्यक्ति कौन है, क्या है, आसपास के जो लोग हैं, फटाफट, ये कुछ ही सेकंडों का काम है, फटाफट इनकी जो है वो जानकारी फटाफट पूछे कि भाई क्या हुआ, ऐसा करके तुरंत जो है वो जानकारी इकट्ठी करना। फिर जो इससे रिलेटेड जो सावधानियां, भाई घटना कैसी है, कौन सी किस तरह की दुर्घटना है। आगे हम सभी दुर्घटनाओं को डिटेल में पढ़ेंगे और हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई जैसे बिजली का झटका लगा है, कि शरम खाया है, कि हड्डी टूटी है, मतलब तमाम तरह की दुर्घटनाएं सभी आ जाती है। किस तरीके की दुर्घटना में किस तरीके की सावधानियां बरती जाती है, उनका ध्यान रखना। फिर समय से उनको अप्लाई करना और समय से कार्य शुरू करना, सतर्कता रखना कि ठीक है कोई चूक ना हो जाए। और बाकी जो है जो फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो चीजें हैं उनको आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करना और फिर निर्णय लेना। तब तक क्या है, हॉस्पिटल वगैरह पहुंचाने का भी निर्णय इसी दौरान, यानी ये जो है आपके कुछ ही समय का कार्य होता है, ठीक है। फर्स्ट एड कैसे आरंभ करें, स्टेप्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड कैसे आरंभ करें। इसके प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमने 3 चरणों की बात की थी, हमने पहले भी बात की थी 3 चरणों के बारे में। एक तो होता है डायग्नोसिस, रोग निर्णय और पहचान, हमने बात कर ली है इसकी कि सबसे पहले पीड़ित की इंजरी और समस्या का प्रकार जाने, उसकी स्थिति का निरीक्षण करें, जैसे सचेत है या अचेत, यानी बेहोश हो गया या अनकॉन्शियस माइंड में चला गया या अनकॉन्शियस है, सचेत है या अचेत हो गया है, इस स्थिति का निरीक्षण करें। और सबसे पहले पीड़ित की इंजरी और समस्या जाने, ये हमने बात कर ली भाई किस तरह की दुर्घटना हुई है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। फिर उनका शारीरिक लक्षण देखें कि उनको दर्द हो रहा है, ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है, पसीना आ रहा है, ये देखना जरूरी है। फिर शारीरिक चिन्ह जरूर देखें कि पीलापन शरीर है, नीलापन, सूजन है, रक्तस्राव है, क्या है, सारी चीजें देखना जरूरी है। उद्देश्य क्या है भाई इन सब का, ये पता लगा
लगाना कि चोट किस प्रकार की है, यानी जो है वो दुर्घटना किस प्रकार की है, चोट किस प्रकार की है, घाव है, फ्रैक्चर है, शोक, जलन, विषाक्त या अन्य बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं जो हमने पढ़ी है और हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, यानी तो सबसे पहला जो है वो आपके क्या हो गया, चरण क्या हो गया, डायग्नोसिस करना, यानी रोग निर्णय लेना और रोग का पहचान करना, ये पता लगाना कि आखिर घटना है क्या, रोग है क्या, तकलीफ क्या है, दर्द क्या है, ठीक है, लक्षण क्या है, ये सारी बातें पता करना क्या है, पहला चरण आता है फर्स्ट एड का। तुरंत पता कर लिया, उसके बाद में प्राथमिक चिकित्सा देना या उपचार देना शुरू कर दिया, ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस के बाद में आता है ट्रीटमेंट। पता कर लिया, पता करने के बाद में दुर्घटना के कारणों को जो है वो दूर करें, जो भी कारण है इनको दूर करें। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो सबसे पहले रक्तस्राव को रोकें, श्वसन क्रिया को सामान्य करने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद में यदि किसी की हड्डी टूट गई है तो जो प्रभावित भाग है उसको हिलाए नहीं, स्प्लिंट रखे, स्थिर रखे और उसको जो है हम बात करेंगे आगे, उनको बांधना है। उसके बाद में देखो, सांप काटने, जलन या विषाक्त के अनुसार प्राथमिक उपचार दे। यदि सांप काटा हो, यदि जलन हुआ हो, यदि जहर खाया हो तो इनका क्या क्या प्राथमिक उपचार होता है, विशेषतः वही प्राथमिक उपचार दे। और इन सब का प्राथमिक उपचार हम कहाँ पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, इसी क्लास में वापस पढ़ेंगे। पहले भी पढ़ा है, इसी क्लास में वापस भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान दें कि कभी भी अनावश्यक दवा, यानी काटा सांप है और आप जलन की दवा नहीं दे, यानी जो घटना हुई है उसी की दवा दे, ये ध्यान में रखें। इसी के लिए जो प्राथमिक चिकित्सक है वो इंटेलिजेंट होना आवश्यक है। कभी भी अनावश्यक दवा, तेल या पाउडर नहीं लगाएं जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं मिले। अनावश्यक नहीं लगाएं, जो जरूरी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं प्राथमिक चिकित्सक के रूप में, वो सारी चीजें आप उपयोग कर सकते हो पर्टिकुलर उस दुर्घटना के लिए, ठीक है। 2 चरण हो गए। तीसरा क्या है, डिस्पोजल और या फिर निर्वतन या फिर अस्पताल तक पहुंचना। यानी एक हो गया हमारा क्या हो गया, निर्णय लेना या पहचान करना, रोग पहचान करना या निर्णय लेना हो गया, ठीक है। और ठीक है, डायग्नोसिस हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, ट्रीटमेंट हो गया भाई, ठीक है। क्या हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उपचार। और तीसरा आपका क्या हो गया, डिस्पोजल हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया डिस्पोजल हो गया, यानी अस्पताल तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं वो आप सभी को पता है भाई, ठीक है। तीसरा क्या होगा, अस्पताल तक पहुंचाना हो गया। ये सारी चीजें हैं क्या है, आप लोगों को पता है। यानी ये हमने 3 चरण पढ़े हैं। 3 चरणों को आप नाम याद रखें कि भाई सबसे पहले डायग्नोसिस करेंगे, रोग या निर्णय या उस दुर्घटना का पता लगाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हम पता करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद में अस्पताल तक पहुंचाएंगे, पीड़ित को शीघ्र डॉक्टर या अस्पताल तक पहुंचाएंगे। यदि संभव हो तो डॉक्टर को तत्काल बुलाएंगे। यात्रा के दौरान रोगी को आरामदायक स्थिति में रखेंगे। आगे हम स्थिति भी पढ़ेंगे, इनके जो है वो परिवहन के तरीके भी पढ़ेंगे, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक। देखो, फर्स्ट एडर का मतलब अभी हमने कहा कि प्राथमिक चिकित्सक जो उपचार करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चिकित्सक होता है प्राथमिक चिकित्सक, जिसको फर्स्ट एडर या उपचार करता है उसको बोलता है। वह व्यक्ति जो प्राथमिक चिकित्सा देता है फर्स्ट एडर कहलाता है। इनका दायित्व क्या है, ठीक है। जो उपचार देता है, जो फर्स्ट एडर होता है, उनका दायित्व क्या क्या होना चाहिए। तो ये हमने पहले बात की थी कि पीड़ित व्यक्ति को है वो राहत देना इनका सबसे इंपॉर्टेंट दायित्व होता है। जब तक हॉस्पिटल या चिकित्सालय जो सहायता इन तक नहीं पहुंचे तब तक उनको राहत देने की जो है वो कार्य करना। दुर्घटना स्थल पर जो जल्द से जल्द पहुंचकर उनकी जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित करना। कहीं भीड़ वगैरह इकट्ठी है तो उनको जो है वो दूर करना और उसके लिए खुली हवा का जो है वो व्यवस्था करे कि भाई खुली हवा आए, ठीक है। दुर्घटना स्थल सुरक्षा सुनिश्चित करें। रोगी को आत्मविश्वास बनाए रखें भाई, ठीक है। रोगी को मतलब जैसे कितनी भी भीषण कैसी भी दुर्घटना हुए, रोगी के सामने जाकर के नेगेटिव बातें नहीं करें, ठीक है। उसको जो है वो पॉजिटिव बातें करें, उसको आत्मविश्वास उसका बढ़ाए, ठीक है। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि उच्च बौद्धिक क्षमता की व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक है। डॉक्टर के आने से पूरी स्थिति की जानकारी है वो डॉक्टर को देना। चिकित्सा सहायता मिलने के बाद में उसका कार्य समाप्त हो जाता है, उसके बाद में डॉक्टर है वो काम करता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति है वो आपके प्राथमिक चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकता है। आप सभी को ये जानकारी अपने दैनिक जीवन में आपको ये आनी चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो फर्स्ट है डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा। 3 चरण है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। रक्तस्राव रोकना, शोषण चालू रखना प्राथमिक उद्देश्य है। फर्स्ट एडर को घटना पूर्ण विवरण डॉक्टर को बताना चाहिए। और प्राथमिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत जीवन की रक्षा, तकलीफ में कमी और आगे की जटिलता से
बचाव है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्राथमिक उपचार के सूत्र और नाम। सूत्र हमने पढ़ा कि ABC जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा काम करता है प्राथमिक उपचार के लिए। ठीक है, A का मतलब हो गया एयरवे, B का मतलब हो गया ब्रीथिंग और C का मतलब हो गया सर्कुलेशन। यानी हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे ही जो कोई घटना होती है तो आप जाकर के उसका एयरवे, जो रास्ता है जहां से जो है श्वसन लेता है, श्वास नली है, उसके अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर कुछ फंस नहीं गया है वो चेक करना। ठीक है, वो जो है फंस गया तो उसको हटाना, निकालना। उसके बाद में ब्रीथिंग उसकी चेक करना। उसके बाद में जो है आपका सर्कुलेशन चेक करना कि सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पूरा ये हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, हमारी 2 क्लासेस के अंदर ये चीज हो चुकी है। फर्स्ट एड का पूरा नाम प्रथम जांच, राहत, लक्षण, उपचार व्यवस्था और तुरंत निपटान। ये जो है ये भी कॉमन सेंस से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नियामक सिद्धांत की बात करें 3P, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन सी? प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ और प्रमोट रिकवरी, यानी आगे की चोट को रोकना। देखो प्राथमिक उपचार का सिद्धांत क्या है? 3P है। 3P का मतलब हो गया कि प्रिवेंट फर्दर इंजरी, यानी अब अगर जब प्राथमिक चिकित्सक उस व्यक्ति, उस पीड़ित के पास में पहुंच गया है तो वो कम से कम इतनी कोशिश करें कि जो आगे की जो चोट है उसको रोक ले। ठीक है, अब उसके आगे उसको ज्यादा तकलीफ न हो, उसको आराम दे। ठीक है, जीवन की रक्षा करे उसकी, और स्वस्थ होने में उसकी जो है वो मदद करे। ठीक है, तो ये क्या है? ये नियामक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। 3P आते हैं, ध्यान रखना। प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ और प्रमोट रिकवरी, 3 है। तीनों चीज याद रखना आपको, नियामक सिद्धांत के अंतर्गत ये चीजें आती है। उसके बाद में देखो प्राथमिक उपचार के नियम। प्राथमिक उपचार के नियम हमने पहले भी पढ़े हैं कि वायु मार्ग को जो अवरोध है उसको खोल देना, श्वास नली को है वो देख लेना, श्वसन में कठिनाई होने पर कृत्रिम श्वास देना, CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी आपके रेसिशन, ये हमने पढ़ा था भाई। ठीक है, और उसके बाद में रक्तस्राव को रोकना, CPR के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम डिटेल में वापस पढ़ेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है और हम वापस चीजें पढ़ेंगे। रक्तस्राव भी हमने पढ़ा है। घायल को अस्पताल पहुंचाना, घायल को कंबल में लपेट करके गर्म रखना, चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना, कपड़ों को सावधानी से हटा करके जांच करना, फर्स्ट एडर को शांत रहना चाहिए और पीड़ित की पहचान करना कि भाई पीड़ित कौन है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक उपचार के नियम 2 क्लासेज के अंदर, और यहाँ पर आपकी जो है वो रिवीजन हो रही है साथ साथ में, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपातकालीन प्रबंधन में सिद्धांत। ठीक है, ये आपातकालीन प्रबंधन में सिद्धांत के अंदर बात करें तो अचेत जो रोगी है वो उसका नाड़ी परीक्षण करना पहला, श्वसन को सही और सुचारू बनाए रखना, रक्तस्राव रोकना, कार्डियक आउटपुट का आकलन करना, सदमे शोक को रोकना, पीड़ित की तुरंत शारीरिक जांच करना, ये सभी हमने पढ़ लिया। ठीक है, आवश्यकता होने पर इस चीज, ये तो हॉस्पिटल के पहुंचने के बाद की घटना है। और गांव पर स्टेराइल पट्टी लगाना, ये जो सभी है वो क्या है? ये प्राथमिक उपचार के सिद्धांत और नियम के रिलेटेड ही चीजें आती है जो अभी हमने पहले पढ़ा। उसके बाद में रोगी से रिलेटेड क्या करने? आंकड़े प्राप्त करने। तत्कालीन आपातकालीन जो विभाग है उसको निम्न जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे ही जो है वो दुर्घटना हो गई, फर्स्ट एड आ गया, उसको चिकित्सा दे दी, उसको कहाँ पर? हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अब जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर पूछता है कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे जो है वो क्या दुर्घटना घट गई, तो डॉक्टर को तुरंत है वो जानकारी प्रदान करना रोगी और उस घटना की। तो वो जानकारी प्रदान करने के लिए पहले जो है वो जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। इकट्ठा कौन करेगा? जो प्राथमिक चिकित्सक है वो वहां जहां पर मौके पर स्थित होता है वो इकट्ठा करता है। तो उसका काम है कि रोगी से रिलेटेड क्या है? आंकड़े जो है वो एकत्रित करना, चोट लगने का स्थान बताना, समय और परिस्थिति का ध्यान में रखना, लक्षण दिखाई देने का समय जो है वो कितने घंटे पहले, 1 घंटे 2 घंटे पहले ऐसे लक्षण दिखने लग गए, उनकी जानकारी रखना। ये कौन बताएगा? ये प्राथमिक चिकित्सक बताएगा। प्राथमिक चिकित्सक को कौन बताएगा? वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं वो बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो पहुंचा होगा वो उनसे पूछ करके जानकारी लेगा कि भाई आप में से जो है वो सबसे पहले यहाँ पर कौन आया था, किसने देखा था, क्या घटना हुई थी, किस तरह की घटना हुई थी, तो ये सभी कौन बताएगा? ठीक है, तो वो सभी लोग बताएंगे, वो जाकर के कहाँ पर? डॉक्टर को बताएंगे, आपातकालीन विभाग को जानकारी देंगे। पीड़ित को किस प्रकार से अस्पताल पहुंचाया गया ये भी बताना होता है कि एम्बुलेंस से लाए, कि बाइक से लाए, कि अपनी स्वयं वाहन से लाए, कि बस से लाए, किस प्रकार से लाए, क्या जो है उसको एकदम आरामदायक जो है स्थिति में लाए कि नहीं लाए, तो वो भी है। कि भाई रास्ते के समय हमने पढ़ा कि एक सिद्धांत है कि ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि पीड़ित को उस घटना स्थल से हॉस्पिटल तक पहुंचाते समय, ठीक है, बहुत ही आरामदायक स्थिति में पहुंचाया जाए, उसको ज्यादा तकलीफ है वो नहीं हो। पूर्व बीमारियों का चिकित्सीय विवरण है वो पता करना चाहिए कि यदि इनके कोई बीमारी घटी है तो इससे पहले उनकी कौन कौन सी बीमारियां हो चुकी थी, पहले कोई इलाज वगैरह करवाया है, पहले कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया है, कि पहले कोई घटना हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, इसकी जानकारी भी इकट्ठी करनी।
पीड़ित द्वारा ली जाने वाली दवाओं, यदि कोई उसके परमानेंट कोई दवाएं चल रही है या अभी हाल फिलहाल में कोई दवाएं वगैरह उसने ली हैं जिसके कारण कोई घटना घटी है तो उसकी जानकारी लेना। यदि कोई शारीरिक एलर्जी वगैरह उसके पहले से है तो उसकी जानकारी भी इकट्ठी करना। रक्त के थके संबंधी विवरण है वो भी जानकारी करना। ठीक है भाई, किसी के जो है वो ब्लड का क्लॉट बनता नहीं है या कम बनता है या लेट बनता है उसकी जानकारी। अंतिम भोजन का समय एनिस्थिया हेतु, देखो एनिस्थिया दिया जाता है कि भाई जो है आपके अचेत के लिए कोई ऑपरेशन वगैरह करने के लिए, तो अब उसके लिए क्या है कि 12 घंटे पहले, 12 या 14 घंटे पहले जो है आपके भोजन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में 12 घंटे के अंदर जो है वो भोजन नहीं होना चाहिए। तो ये पूछना कि भाई अंतिम समय भोजन कब हुआ था। ठीक है, टिटनेस इंजेक्शन की तारीख कब लगाया था और पूर्व चिकित्सा या कोई इलाज है तो उसका विवरण। यानी कुल मिलाकर के जो है ये जानकारी इकट्ठा करके आपातकालीन विभाग को देनी होती है। उसके बाद में देखो प्राथमिक उपचार का महत्व, ये हमने पढ़ ही लिया भाई। ठीक है, क्या होगा, इनके नियम, इनके सिद्धांत क्या है, महत्व भाई ये तो पॉजिटिव ही है भाई। व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना, दर्द को कम करना, चोट को बढ़ने से रोकना, दुर्घटना के बाद में जो है वो बाद की जानकारी प्रदान करना, विकलांगता और मृत्यु को रोकना, ये सारी कॉमन सेंस की बात है, ये हमने पढ़ ही ली है पहले से। ठीक है, आपातकाल प्रक्रियाएं, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम ये कार्य करना चाहिए: शारीरिक जीवन का बचाव, पीड़ित की शारीरिक बिगड़ती हालत को रोकना और पीड़ित की स्वस्थता को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी कॉमन सेंस की बातें हैं। प्राथमिक चिकित्सा के जनक, यहां पर क्या है, देखो यहां से जो चीजें हैं वो आपके कुछ थ्योरेटिकल आ रही है, यानी कुछ हिस्टोरिकल आ रही है कि भाई ये शब्द आए कहाँ से, शब्द दिया किसने, इसका इतिहास क्या है, प्राथमिक उपचार से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे हम, सरकार की योजनाएं क्या है इससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड इंटरनेशनल और आपके जो है राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी है, स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी है जो प्राथमिक उपचार के लिए काम करती है। ठीक है, सामुदायिक जो स्वास्थ्य है वो क्या है, ट्रॉमा वगैरह क्या होता है, सारी चीजें बात करेंगे हम इसके अंदर, कुछ भी आपके पीछे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन है, एक पेन कॉपी ले लें और उसमें लिख लें। अभी तक की जो चीजें थी वो तो कॉमन सेंस की थी, कुछ भी याद नहीं करना था। यहां पर याद करना है आपको प्राथमिक चिकित्सा के जनक जोहान फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन एस्मार्च। भाई ये जो शब्द है वो आपको याद करना है, ये कौन है, ये प्राथमिक चिकित्सा के जनक है। कौन है, जोहान फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन एस्मार्च। जोहान फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन एस्मार्च है, वो प्राथमिक चिकित्सा के जनक है। फर्स्ट एड का 3 सूत्री नियम है, ये हमने पढ़ ही लिया है, एबीसी। अगर होश नहीं आए तो ये देखे कि एयरवे श्वसन हमारा खुला है या नहीं है, ब्रीथिंग श्वसन की जांच करना, सर्कुलेशन रक्त संचार की जांच करना, ये हमने पहले पढ़ ही लिया है, तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एबीसी का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन 3 चीजें हैं। अब देखो ये याद करना भाई, प्राथमिक उपचार दिवस हर वर्ष सितंबर माह का दूसरा शनिवार है, सितंबर माह का दूसरा शनिवार है वो प्राथमिक उपचार दिवस है, वो मनाता है। यानी बात करें कि आपके नवंबर में पेपर है, आपके 6 नवंबर को पेपर है और करंट अफेयर उसके अंदर आने वाला है, सितंबर का करंट अफेयर आपको पढ़ना है और सितंबर माह का जो दूसरा शनिवार होता है उसी शनिवार को प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। अति महत्वपूर्ण है, याद कर लेना, लिख लेना इसको, सितंबर माह का दूसरा शनिवार। ठीक है, प्राथमिक उपचार दिवस। उसके बाद में ये हमने पढ़ा, जॉर्ज फ्रेडरिक वॉन एस्मार्च ने खोज की थी, जनक है इसके। 1870 में प्राथमिक उपचार की विधि दी थी इन्होंने। प्राथमिक उपचार किट की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन ने दिया था भाई प्राथमिक उपचार किट। प्राथमिक उपचार किट की खोज किसने की थी, जॉनसन एंड जॉनसन ने की थी 1888 में। ये जो है वो सारी चीजें ये आपको याद करनी है, सारी सारी चीजें, इसको रट्टा मारना है, इनको लिखना है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, प्राथमिक उपचार किट जॉनसन एंड जॉनसन 1888 लिख लो। उसके बाद में लिख लो लुई कैहुए। ठीक है, लुई कुहे कौन है, ये जर्मन चिकित्सक थे और ठंडे पानी की जल चिकित्सा विधि है वो इन्होंने बनाई थी भाई। ठीक है, ये याद रखें कि ठंडे पानी की जो जल चिकित्सा पद्धति है वो किसने लॉन्च की थी, ठंडे पानी की जल चिकित्सा पद्धति लुई कुहे ने लॉन्च की थी। ये कौन था, ये जर्मन चिकित्सक था। इनके जो महत्वपूर्ण संस्थान है और इनके हेल्पलाइन है वो कौन सी है, तो देखो नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 112 नंबर है, याद रखें। विश्व की सबसे बड़ी प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता कौन है, रेड क्रॉस संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 1917, 1944 और 1965 3 बार मिल चुका है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे हेल्पलाइन याद कर लो 112,
विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी है। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1965। याद रख ले तीनों बार, 17, 44 और 65। ठीक है, तो ये जो पूरा पेज है ये आपको एज ए फैक्ट याद करना है, इनको आप नोट कर लो। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता प्रशिक्षित व्यक्ति होता है, सेंट जॉन एम्बुलेंस और रेड क्रॉस सोसाइटी या अरविंद फाउंडेशन से प्रमाणित। देखो प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता है वो क्या है? ये एक प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर आप सभी को पता है, आपने तो कोर्स किया है। ठीक है, यहाँ पर जो प्राथमिक चिकित्सक की वहाँ पर कोर्स वगैरह दी है, आपको सर्टिफिकेट बेस वगैरह दिया जाता है। तो ये आपके देखो, एक तो सेंट जॉन एम्बुलेंस है इनके द्वारा दिया जाता है, एक रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके द्वारा दिया जाता है, एक अरविंद फाउंडेशन है इनके द्वारा यदि प्रमाणित कोई व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है इनके द्वारा, वो है कौन होता है? वो प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता बन जाता है। इंडियन गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन 12 मई 2015। देखो मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार आने चाहिए। ठीक है, ये ऑफिशियल रूप से अगर सर्टिफिकेट होता तो ऑफिशियल रूप से कहलाता, बाकी आना जो है वो सबके चाहिए, क्योंकि प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर जो है ऐसी दुर्घटनाएं घटती रहती है, तो सबको आती है, तो जो है काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इंडियन गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन बात करें 12 मई 2015 को आई थी, यानी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी। गुड सैमरिटन घायल को अस्पताल पहुंचाकर तुरंत जा सकता है, उसे पूछताछ नहीं होगी। देखो सैमरिटन जो है आपके पुराने जमाने के अंदर उस व्यक्ति को, जो उस दानी व्यक्ति को कहा जाता था, जो है वो अपना जिसका दिल बड़ा है और जो मतलब सेवा भाव से अपना जो सब कुछ है वो दान करता है, उसको कहा जाता था। और गुड सैमरिटन एक इंग्लिश के अंदर इडियम्स के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति को कहा जाता है, ये एक जो है गाइडलाइन जारी हुई थी कि भाई जो व्यक्ति दुर्घटना के बाद में हॉस्पिटल व्यक्ति को पहुंचाता है, ठीक है, उसको क्या है, डॉक्टर जो है वो पूछताछ करते हैं, पुलिस जो है वो पूछताछ करती है, पुलिस जांच के अंदर उनको बार बार परेशान करती है। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने पहुंचाया, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई, अब पुलिस आ गया, किसी ने केस दर्ज करवा दिया, कौन लाया, वो वहां तक पहुंच गए, पुलिस उनको अब जो है वो पूछताछ करती है, परेशान करती है। तो लोग क्या है, इस डर से जो है वो घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना बंद कर दिए थे। ठीक है, लोगों ने सोचा कि कौन जो है वो लपड़े में पड़ेगा, इसको अब ले जाएंगे और पुलिस हमें महीना तक जो है वो घुमाएगी, ठीक है, पूछताछ करेगी। तो इस डर से लोगों ने क्या हेल्प करनी बंद कर दी थी। तब ये गाइडलाइंस जारी की गई थी, इंडियन गुड सैमरिटन प्रोटेक्शन गाइडलाइन 12 मई 2015, याद रखना। इसके तहत ये किसने जारी की? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इसके तहत क्या किया? इसके तहत वह व्यक्ति जो घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचा देता है, उससे किसी तरह की है वो पूछताछ नहीं की जाएगी, उसी व्यक्ति को गुड सैमरिटन बोला गया है। ठीक है, किसी सिविल या आपराधिक दायित्व का उत्तरदायी है वो नहीं होगा भाई। ठीक है, उसका काम है पहुंचाना, उसका जो है वो दायित्व किसी भी आपराधिक और सिविल प्रकार का नहीं होगा। व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए वह व्यक्ति बाधा नहीं है। ठीक है भाई, अगर वो व्यक्ति जैसे किसी ने एक्सीडेंट हुआ, किसी ने उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब हॉस्पिटल वाले ये नहीं पूछ सकते हैं कि जो है वो आपने पहुंचाया, आप कौन हो, आप कहाँ के हो, व्यक्तिगत जानकारी वो नहीं पूछ सकते। उसका काम इतना ही है, हॉस्पिटल छोड़ दिया, फिर वहां से वो चला जा सकता है, उससे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, पहली बात। ठीक है, सड़क दुर्घटना में डॉक्टर की प्रतिक्रिया न देना व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई सड़क दुर्घटना हो गई और सड़क दुर्घटना के अंदर यदि डॉक्टर की प्रतिक्रिया अगर नहीं देते हैं तो उसके अंदर क्या है, व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा। तो ये जो चीजें हैं आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है भाई, अगर आसपास में कोई डॉक्टर हो तो उसको बुलाए, और कोई भी डॉक्टर है वो इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। 12 मई 2015 को आया था, और यहाँ इससे रिलेटेड अभी जो जैसे राजस्थान सरकार और इंडिया सरकार में भी योजना चल रही है। ठीक है, जहाँ पर ये क्या है कि जो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाता है दुर्घटना के समय, उनको इनाम भी देती है, 5,000 दे रही थी, अभी 10,000 कर दिए हैं। तो ये जो है इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखें, योजना के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्राथमिक उपचारकर्ता की सावधानियां। अब जो प्राथमिक उपचार करता है उसकी सावधानी क्या है? जरूरतमंद व्यक्ति की सहमति लेना, पीड़ित की गोपनीयता रखना, सावधानी से तकनीकों का प्रयोग करना, अन्यथा उस पर वाद चल सकता है। ठीक है, जो तकनीकें जो है
मतलब प्राथमिक उपचार के तहत होती है, उसको सावधानी से प्रयोग करना। ये उसको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है भाई, जो भी पीड़ित है उसको गोपनीयता रखनी, या पीड़ित से रिलेटेड कोई भी जो है वो जरूरतमंद व्यक्ति है कि भाई इसको पूछना जरूरी है, तो उस पीड़ित के बारे में उसकी सहमति लेना कि भाई मैं इसका उपचार करूँ, ये जो भी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसका ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद में देखो पीड़ित व्यक्ति की स्थिति और प्रक्रिया। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति है, उससे पीड़ित व्यक्ति की स्थिति और प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर तो है कुछ ज़्यादा ऐसा प्रश्न बनने की संभावना नहीं है कि भाई यदि व्यक्ति कोई चेतन अवस्था में है, ठीक है, और सामान्य सांस ले रहा है तो उसे उचित प्राथमिक चिकित्सा देना तुरंत प्रारंभ कर दें। ठीक है, उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति बेहोश है लेकिन श्वास सामान्य रूप से ले रहा है, यहाँ पर जो है बेहोश नहीं है और सांस भी ले रहा है, स्टार्ट कर दें। यदि कोई व्यक्ति बेहोश है लेकिन श्वास सामान्य रूप से ले रहा है तो पहले उसे रिकवरी पोजीशन यानी सोच लाभ की स्थिति में उसको लेटा दें। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा है तो उसे तुरंत क्या सीपीआर दे। बेहोश भी है और सांस भी नहीं ले रहा है तो उसको क्या है तुरंत सीपीआर देना शुरू करें। कोई व्यक्ति यदि बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है, ठीक है, बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। बेहोश है और सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा, तो ये दो चीजें हैं वो डबल आ गई। ठीक है, ये डबल बार आ गई है, तो ये दो चीजें हैं, ये ध्यान में रखना, यानी ये तीन चीजें। ठीक है, थोड़ा याद ध्यान में रख लें, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखो प्राथमिक चिकित्सा का ऐतिहासिक विकास है, ये जैसे चीजें फैक्ट्स है ये आपको याद रखनी है। मैंने आपको कहा कि ये चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पर हमने देखो कुछ चीजें याद रखनी है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा की अवधारणा का विकास 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ। ये लाइन भी याद रखनी है, पूछा जाएगा कि कौन सी शताब्दी के अंदर आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का अवधारणा का विकास हुआ, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, इस तरीके के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कौन सी शताब्दी, 19वीं शताब्दी को हुआ, पहली बात याद रखें। दूसरी याद रखें, देखो 1877 में सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की स्थापना 1877 याद रखनी है। 1878 प्रथम प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका जो है वो प्रकाशित हुई, ये भी याद रखना है। 1881 के अंदर अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, 1881 अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। 1878 प्राथमिक जो है वो चिकित्सा पुस्तिका बनी, और उससे पहले 1877 के अंदर सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड है उसकी स्थापना हुई। उसके बाद ये 19वीं शताब्दी की तीन घटनाएं। उसके बाद में आती है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के अंदर फर्स्ट एड किट का विकास हुआ। फर्स्ट एड किट का उपयोग घरों, स्कूलों और ऑफिसों में शुरू हुआ। कब, 20वीं शताब्दी के अंदर फर्स्ट एड किट का विकास हुआ। कब हुआ, 20वीं शताब्दी के अंदर, ध्यान रखें। फिर 21वीं शताब्दी की बात करें तो प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को व्यापक बनाया, नई तकनीकों और उपचारों का विकास हुआ। आपातकाल में जीवन बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल बना। कौन सा कौशल, प्राथमिक चिकित्सा एक कौशल बना आपातकाल में जीवन बचाने के लिए। तो ये जो है 19वीं, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी की कुछ लाइंस हैं जिसको ध्यान में रखना है, या व्हाइट पेपर में इस फैक्ट्स को है वो नोट कर लें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो प्राथमिक चिकित्सा के प्रतीक और प्रोटोकॉल। ठीक है, सार्वभौमिक प्राथमिक चिकित्सा के प्रतीक की बात करें तो देखो हरा रंग की एक पट्टी होती है और सफेद रंग का चिन्ह होता है उसके ऊपर। ठीक है, हरा रंग की पट्टी और सफेद रंग का चिन्ह होता है प्लस का। ठीक है, रेड क्रॉस का, देखो रेड क्रॉस का जो प्रतीक होता है वो कौन होता है, सार्वभौमिक प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहा हूं मैं। जबकि रेड क्रॉस का है वो लाल रंग का क्रॉस होता है और सफेद पट्टी पर होता है। जो आप देखते हो, जो आप ये बॉक्स पे देखते हो, ये रेड क्रॉस का जो है वो प्रतीक होता है। ठीक है, सार्वभौमिक चिकित्सा जो है उसका प्रतीक अलग होता है, वो ग्रीन रंग की पट्टी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और वहां पर क्या है, प्लस का चिन्ह है वो सफेद रंग का बना हुआ होता है। जबकि रेड क्रॉस का जो प्रतीक है वो लाल रंग का क्रॉस होता है और सफेद पट्टी होती है। दोनों में फर्क है, याद रखें, सार्वभौमिक और रेड क्रॉस। उसके बाद में प्राथमिक चिकित्सा के प्रोटोकॉल्स की बात करें, या जो है इनकी जो आपके फुल फॉर्म्स की बात करें, ये भी है वो कभी कभी पूछ ली जाती है। ATLS का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है। उसके बाद में BATLS की फुल फॉर्म बात करें तो बैटलफील्ड एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है, ये भी याद रखें। और 6 पॉइंट की बात करें तो ये क्या विशेष प्रोटोकॉल है, उसको बोलते हैं 6 पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो है ATLS, BATLS और आपका 6 पॉइंट, ये क्या है, ये इनके प्राथमिक चिकित्सा के प्रोटोकॉल्स है, ध्यान में रखें। और सितंबर माह का दूसरा शनिवार, ये तो हमने पढ़ ही लिया भाई, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर माह का दूसरा शनिवार। प्राथमिक उपचार के चरण, तो ये हमने पढ़ लिया भाई, दुर्घटना के क्षेत्र को सुरक्षित बनाएं, पीड़ित की स्थिति जांचें, सहायता बुलाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, जिसकी भी आवश्यकता हो वो बुलाएं, प्राथमिक उपचार करें। नोट, गंभीर रूप से घायल, बेहोश, उबकाई वाले मरीजों को खाने पीने को कुछ नहीं दें। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। तुरंत, ठीक है, हाइपोथर्मिया,
हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन की स्थिति में भोजन और तरल दिया जा सकता है। परिभाषा क्या है? शरीर का तापमान कम होना, हाइपोथर्मिया क्या है? शरीर का तापमान कम हो गया, इस स्थिति में भोजन और तरल दे सकते हैं। ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें, मधुमेह जो रोगी है उसमें रक्त शर्करा का यदि कम हो गया तो ये भोजन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करें, शरीर में पानी की कमी हो गई है तो आपके जो भोजन और तरल वगैरह दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखें। यहाँ पर हाइपोथर्मिया क्या है? तापमान का कम होना। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? मधुमेह रोगी को रक्त शर्करा का कम होना। और डिहाइड्रेशन क्या है? पानी की कमी होना। इनका मतलब है वो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। इनका मतलब ध्यान में रखना है। फर्स्ट एड किट की सामग्री हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ ली है। ठीक है। और आगे भी हम इसको और भी देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे चिपकने वाले टेप है, रोगाणुरोधक है, एयरवे, पेट्रोलियम जेली है, सूती चादर, ट्यूनिकेट, बर्फ पैक, कैथेटर, गर्म पानी की थैली, कैंची, थर्मामीटर, चाकू, सरसों का तेल, चिमटी, रुई, सीरीज ब्लेड, नाखून कटर, सूत की डोरी, रेजर, दिया सलाई, खपची, चम्मच, उसके बाद में कौन सी मरहम पट्टी, गोज रोल और गिलाम और आपके चिपकने वाली पट्टी, सेफ्टी पिन वगैरह etc। इसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जो प्राथमिक उपचार रिलेटेड है, यानी जितनी प्रकार की हम घटनाएं पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रकार की घटनाओं के लिए काम आने वाली चीज़ें क्या है इस किट के अंदर होती है। तो हो सकती है दर्द निवारक बर्नील, आवश्यक दवाई है भाई। ठीक है। ये क्या है? ये तो वस्तुएं हैं, ये दवाई हैं जो उस किट के अंदर होनी चाहिए। दर्द निवारक दवाई होनी चाहिए, एक बर्नील, ठीक है, बर्नील होनी चाहिए, अमृत धारा, इसके बारे में हम पढ़ा था और आगे हम दवाइयों के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है। दवाइयों का वर्गीकरण है, हम स्पेशली करेंगे कि कौन सी दवाई है वो कब कब काम आती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। इस बार अभी तो आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि बर्नील, अमृत धारा, नारियल या जैतून तेल, ठीक है, पंचनील, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, ये हमने बता ही दिया है, ये भी मैंने बता दिया, ये भी मैंने बता दिया, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी सारी चीज़ें बताई दी है। ठीक है। फिटकरी भी बता दी, चोरिक पाउडर, उसके बाद में आयोडेक्स भी बता दिया, लेक्यूला, आइटोन, पैरासीटामोल, कुनेन, आई ड्रॉप, बोरिक अम्ल, सोडा मिंट, पुदीना हरा, बिटाडोन भी मैंने बता दिया, कोडापायरिन भी बता दिया, स्प्रे, गुलाब जल, मेफ्रोमाइसिन, नाउलिजिन और आपके निवासल पाउडर, ये सारे इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी है। कुछ चीज़ें बची हुई मैं आगे बता दूंगा। ठीक है। ये आपका होनी चाहिए दवाइयाँ और ये आपके क्या प्रमुख आवश्यक वस्तुएं हैं जो उस फर्स्ट एड किट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त विलयन। ठीक है। अब देखो कौन कौन से विलयन, ये यहाँ पर आ गई कुछ चीज़ें। तो डेटोल एक तो होना चाहिए विलयन, संक्रमण रोकने हेतु प्रयोग करते हैं डिटोल का 500 ml पानी प्लस उसके अंदर क्या 2-4 चम्मच डिटोल मिला करके और संक्रमण जो है उसको धोने के लिए काम आता है। ठीक है। ताकि संक्रमण नहीं हो, डिटोल से धोते हैं। सेवलोन क्या है? अस्पताल उपकरण को कीटाणु रहित करने में काम आता है। जो अस्पताल उपकरण है, उपकरण जो है वो जैसे ऑपरेशन में काम लिए गए उपकरण होते हैं कोई। ठीक है। अब उपकरण को क्या करेंगे, उपकरण को कीटाणु रहित कैसे करेंगे, तो वो सेवलोन से करते हैं। ठीक है। मरीज का जो संक्रमण रोकने के लिए डिटोल लगाते हैं, लेकिन सेवलोन से उपकरण धोते हैं। हॉस्पिटल के उपकरण कीटाणु रहित करते हैं। 2 लीटर पानी के साथ में आधा ढक्कन डालते हैं और फिर उसे धोते हैं। ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपने पढ़ा है कि घरों के अंदर जो लाल दवा बोलते हैं जिसको पानी के अंदर प्रयोग करते हैं वही होता है पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 लाल दवा जिसको बोलते हैं। पानी को शुद्ध करने और सांप के काटने पर इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। 1:60 मिलियन यानी 1:60 के रूप में जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये आप सभी देखा होगा, लाल दवा जिसको बोलते हैं घरों के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्पिरिट, गाँव वाले तो जो है सब बच्चे जानते हैं। ठीक है। पानी के अंदर इसकी जो है वो आप खुशबू आती है तब कहते हैं कि इसके अंदर लाल दवा मिलाई हुई होती है। ठीक है। स्पिरिट, स्पिरिट है सिरिंज व त्वचा के कीटाणु रहित करने के अंदर प्रयोग करते हैं। ठीक है। त्वचा को धोने के लिए या जो सिरिंज वगैरह आती है उसको धोने के लिए। देखो अस्पताल के उपकरण धोने के लिए सेवलोन और सिरिंज और त्वचा के कीटाणु के लिए स्पिरिट काम आती है, ये ध्यान में रखें। बोरिक अम्ल है वो आपके माउथ वॉश के लिए काम आता है भाई। ठीक है। बोरिक अम्ल है वो आपके माउथ वॉश के लिए काम आता है। और टिंचर आयोडीन है वो आपके घावों के उपचार हेतु काम आता है। टिंचर आयोडीन घाव जहाँ पर होते हैं उनके उपचार हेतु काम आता है। कौन? टिंचर आयोडीन। तो ये सारी चीज़ें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट विलियंस हैं, ये ध्यान में रखें। पूछ ले जाता है कि भाई घावों के उपचार के लिए कौन सा जो है वो विलियन प्रयोग करते हैं, अस्पताल के उपकरण को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा विलयन जो है वो प्रयोग करते हैं, सेवलोन। तो ये चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इनको। ठीक है। इनको आप नोट कर लेना। उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें और है। एक्रीफ्लेविन, कौन सा? एक्रीफ्लेविन है जो है एंटीसेप्टिक गोल के रूप में, एक्रीफ्लेविन है उसको एंटीसेप्टिक गोल के रूप में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोफुरेजोन है
संक्रमण रोकने में इसका प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है घाव धोने और संक्रमण कम करने के लिए, ठीक है। ये भी हॉस्पिटलों में बहुतायत रूप में प्रयोग होते हैं, आप सभी ने देखा होगा। इसका तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भाई जी, ठीक है। वो पट्टियाँ वगैरह जो बांधी हुई होती है, फिर उन पट्टियों को खोलने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो गिराते हैं, फिर धीरे धीरे वो पट्टियों को उतारते हैं। नहीं तो क्या है, चमड़ी जो है उसमें दर्द होता है, लेकिन जो इसके साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में उतार सकते हैं, इससे दर्द नहीं होता। हॉस्पिटल वाले उतारते हैं काफ़ी बार, ठीक है। तो आप देखना उसी पे H2O2 लिखा हुआ होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। जेंटियन वॉयलेट होता है जीवाणु रहित रंजक के रूप में। और उसके बाद में देखें कार्बोलिक अम्ल की बात करें यहाँ पर उपकरणों को जीवाणु रहित करने के अंदर, तो एक तो हो गया आपके कौन सा कीटाणु रहित करने के लिए सेवलोन था, ठीक है, सेवलोन था। और एक हो गया आपके कौन सा कार्बोलिक अम्ल। तो इनको आपको ध्यान में रखना, दो चीज़ों को। प्राथमिक चिकित्सा बंद कब करे भाई, ठीक है, जब जीवन के कोई संकेत नहीं हो, सांस और नाड़ी वगैरह नहीं चल रही हो, तो समझ जाना कि भाई जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब प्राथमिक उपचार की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षित यदि कोई डॉक्टर आ जाए, घटना स्थल यदि कोई असुरक्षित हो और आप थक जाएं और CPR जारी न रख सकें, जो है उस समय क्या है, उस समय प्राथमिक चिकित्सा है वो बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। ये भी कॉमन सेंस की बातें हैं। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा CPR, ठीक है, CPR आता है। और यहाँ पर बात करें, परिभाषा की बात करें CPR की, बेहोश या सांस नहीं ले रहे या फिर हृदय गति रुकी हुई हो, उस व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उस व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की जो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, CPR कहलाती है भाई, ठीक है। प्रारंभिक जांच करनी पड़ती है CPR की। श्वसन एवं नाड़ी जांचनी पड़ती है 5 से 10 सेकंड के अंदर। कार्डियक यदि अरेस्ट आ गया तो उसका पता लगाएं, ठीक है। AVPUR है जो स्केल है, उसके माध्यम से अलर्ट, वॉइस, पेन और आपके अनरेस्पॉन्सिवनेस है ये चेक किया जाता है कि भाई उसको अलर्ट किया जाता है, उसको पूछा जाता है, उसे बातें करवाई जाती है, ठीक है। वॉइस, फिर उसका पेन है वो देखा जाता है, फिर ये देखा जाता है कि वो रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, किस हालत में है, चेत है कि अचेत है। ये सभी जो है AVPU स्केल के माध्यम से चेक किया जाता है। यानी ये स्केल का मतलब हो गया इन 4 चीज़ों को चेक करना, ठीक है। उसके बाद में ये चेक करते हैं वयस्क यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसकी जो फीमोरल पल्स है उसको जांचते हैं 2 अंगुली से भाई, ठीक है। यानी वयस्क व्यक्ति की बात करें, फीमोरल पल्स ये होती है भाई, ठीक है। देखो ये जो पल्स है, ये जो पल्स दे रखी है, जो आपके पैर और जो पेट का जो आपके संधि बिंदु है, ठीक है, पेट और पेट से जो पैर का संधि बिंदु है उस बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर जो है वो आपके 2 अंगुलियां रख के ऐसे, और 2 अंगुलियों से जो है वो यहाँ पर नाड़ी होती है उससे जांच करते हैं, ठीक है। तो ये फीमोरल जो आर्टरी धमनी होती है वहां से जांच करते हैं वयस्कों के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना कि CPR का पता लगाने के लिए कि भाई आवश्यकता है कि नहीं है, व्यक्ति बेहोश है, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, हृदय गति उसकी रुकी हुई कि नहीं रुकी है, कार्डियक अरेस्ट आया कि नहीं आया है, ठीक है। ये जो है वो श्वसन और नाड़ी जांचते हैं। तो नाड़ी के लिए फीमोरल जो पल्स है वो जांचते हैं 2 अंगुली से वयस्कों के लिए। और यदि कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या ब्रेकियल पल्स है वो जांची जाती है। यानी बच्चे के लिए ये जो पल्स है ब्रेकियल पल्स आर्टरी ये जांची जाती है। ये जो यहाँ की जो पल्स है वो जांची जाती है बच्चों के लिए, ठीक है। और व्यक्ति के लिए यहाँ की देखते हैं, बड़े व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए ये देखते हैं। ये 2 चीज ध्यान रखें। ये जो गले की है वो आपके कैरोटिड आर्टरी है, और ये आपके टिबियल आर्टरी है, ये आपके पोप्लिटेल आर्टरी है, ये रेडियल है, और आपके ये डोर्सिलिस है। तो ये आपको थोड़ा 2 अपने काम आएगी। एक तो आपके ये ध्यान में रखना है ब्रेकियल्स, ये आपके बच्चों के लिए, ठीक है, ये आपको पूछी जा सकती है। और एक आपको ये ध्यान में रखें, ये वयस्कों के लिए है। ये 2 आपको ध्यान में रखना है, 2 नाड़ियों का, एक तो फेमोरल पल्स और एक आपके ब्रेकियल्स पल्स। ये 2 जो नाड़ी है, यहाँ पर जो 2 नाड़ी होती है, ये एग्जाम्स के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए कौन सी है और वयस्कों के लिए कौन सी है, ये अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। और ये 5 से 10 सेकंड के अंदर ये चीजें वो जो है वो पता लगाई जा सकती है। उसके बाद में देखो आगे यहाँ पर आता है AHA का मतलब हो गया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा CPR के 3 चरण है वो बताए गए हैं, ठीक है। कितने चरण? CPR के 3 चरण बताए गए हैं। किसने? AHA यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा CPR के 3 चरण बताए गए हैं। कौन कौन से 3? एक तो देखो कंप्रेशन यानी संपीड़न, देखो यहाँ पर ये 3 चरण है। एक तो चरण ये है पहला कंप्रेशन यानी संपीड़न, कंप्रेशन होता है संपीड़न, यानी पुश हार्ड एंड फास्ट ऑन द सेंटर ऑफ द विक्टिम ऑफ चेस्ट, यानी ऐसे
इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हाथ को पकड़ के, और जो चेस्ट है, पीड़ित की जो चेस्ट है, उस चेस्ट को पुश करना है, ठीक है, ठीक है, हार्ड तरीके से पुश करना है, कंप्रेशन दबाना है, संपीड़न देना है। ये पहला हो गया। सीपीआर इज एज इजी एज सीएबी, ठीक है, इजी एज सीएबी, यानी सीएबी का मतलब हो गया ये 3 चरण। ये कौन सा है? ये 3 चरण है। एक संपीड़न हो गया, एक एयरवे हो गया, और एक ब्रीथिंग हो गया। यहाँ पर अपन एबीसी पढ़ रहे थे, समझ गए, एबीसी पढ़ रहे थे। इसका जो मतलब था वो प्राथमिक चिकित्सा के दौरान सर्कुलेशन था, और यहाँ पर क्या है, सीपीआर के अंदर क्या है, सीएबी है। एबीसी था प्राथमिक चिकित्सा के अंदर, एयरवे और ब्रीथिंग सेम ही था। यहाँ पर सर्कुलेशन था, ब्लड जो है वो सर्कुलेशन देखना होता था एबीसी के अंदर। यहाँ पर क्या है, सीएबी है, किसके अंदर, सीपीआर के अंदर। ये क्या है, ये सीपीआर के 3 चरण है, कंप्रेशन है, एयरवे और ब्रीथिंग है। तो ये सबसे पहले क्या करना, संपीड़न, कंप्रेशन देना, ठीक है, ये आएगा। यानी यहाँ पर देखो, रक्त प्रवाह पुनः शुरू करने हेतु रोगी को ठोस सतह पर पीठ के बल लेटा दे, हथेलियां उरस्ती पर रखकर, ठीक है, सीने पर रख करके, और जोर से क्या है, दबाना। अब दबाएंगे क्या, यदि कोई वयस्क और बच्चा हो, ठीक है, तो उसको क्या है, 2 इंच या 5 सेंटीमीटर की गहराई तक, और अधिकतम बात करें तो 2.4 यानी 2 से 2.5 मान लो, सीधे से मान लो कितनी, 2 से 2.5, ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक गहराई तक, और अधिकतम 2.4, यानी कुल मिला के लगभग 2 और 2 से 2.4 तक, ठीक है। यहाँ पर जो है इनको दबाते हैं। दबाव की दर कितनी होती है, 100 से 120 प्रति मिनट। सीपीआर के अंदर दबाव की दर कितनी होती है, 100 से 120 बार है वो ऐसे दबाना है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर 100 से 20 बार दबाना है। उसके बाद में 2 से 8 वर्ष का यदि कोई बच्चा है तो उसको एक हाथ से दबाएं, ठीक है। देखो 2 बात हो गई, यदि कोई वयस्क या थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 2 इंच से लेकर के 2.4 इंच तक ऐसे ऐसे पकड़ के और ऐसे दबाना होता है, ठीक है, 2 से 2.4 इंच तक। दबाव की दर है वो 100 से 120 बार प्रति मिनट है, वो ऐसे दबाना है। यदि कोई 2 से 8 वर्ष का बच्चा हो, ठीक है, 2 से 8 वर्ष का कोई बच्चा हो तो उसको एक हाथ से दबाएं। यदि 2 वर्ष से कम का कोई बच्चा हो तो 2 अंगुलियों से दबाएं, ठीक है, 2 से 8 वर्ष का बच्चा हो तो एक हाथ से दबाएं, और 2 वर्ष से कम हो तो 2 अंगुलियों से ऐसे दबाएं, ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो कंप्रेशन आ गया प्रथम चरण। सेकंड चरण आएगा अपना एयरवे, और तीसरा चरण आएगा कौन सा, आपका ब्रीथिंग। ये 3 चरण है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो दूसरा चरण की बात करें, एयरवे, वायुमार्ग खोलना, हेड टिल्ट, चिन टिल्ट तकनीक, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपके नाक, सिर, उसमें देखना कि जो है वो कुछ चला नहीं गया है, या फिर जो वायु मार्ग है वो आपके बंद है तो उसको खोलने का प्रयास करना। सड़क दुर्घटना या गिरने पर जो थ्रस्ट है वो चेक करना कि भाई जबड़े को चोट आई नहीं आई है, ठीक है, वो चीज़ें चेक करना, वो इससे रिलेटेड आती हैं। ब्रीथिंग, सांस की बात करें तो श्वसन बहाल करना तीसरा चरण होता है, और यदि श्वसन नहीं आ रहा तो माउथ टू माउथ या अन्य तकनीक का प्रयोग करके क्या है, सीपीआर देना और श्वसन है वो बहाल करना। ये क्या होता है, ये AHA जो अमेरिकन जो है आपके हार्ट एसोसिएशन है उसकी 3 तकनीकें हैं, CFB, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीथिंग, ये तीनों ध्यान में रखना। यहाँ पर ये देखो दे रखा है, ये इस तरीके से जो है आपके अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का ये इस तरीके से जो है वो कंप्रेशन किया जाता है। यहाँ पर ये देख ले, यहाँ पर ये देख ले, इस तरीके से हाथ कोहनी वगैरह ऐसे सीधी रखी जाती है भाई, ठीक है, ऐसे हाथ कोहनी एकदम सीधी रखी जाती है, फिर ऐसे एकदम पुश किया जाता है पूरा हार्ड पुश का मतलब होता है एकदम ऐसे जो है वो ताकत से पुश किया जाता है, ठीक है, पूरा ताकत है वो लगाई जाती है यहाँ पर। तो देखो कंप्रेशन तकनीक की टिप्स की बात करें, यहाँ पर देखो ये टिप्स दे रखी है, कोहनी को सीधी रखें, कंधे सीधे हाथों के ऊपर हो, यानी जैसे ऐसे कोहनी रखे और फिर ऐसे जब नीचे होता है तो ये दोनों कंधे हैं वो सीधे हाथों के ऊपर हो, यानी कंधे और हाथ ऐसे एकदम से सीध में हो ताकि क्या है जोर ज्यादा लगे, ठीक है। पूरे शरीर का वजन का प्रयोग करें, सिर्फ हाथों का नहीं, यानी हाथों के ऊपर से पूरा शरीर का वजन है वो प्रयोग करें, कंधे वगैरह सीधा, साथ में इतना जोर से जो है वो प्रेशर हो, ठीक है। शरीर है वो 90 डिग्री कोण पर हो, शरीर कैसा हो, शरीर 90 डिग्री कोण पर हो। तो ये जो तकनीक आप देखो, ये जो है हाथ एकदम सीधे हैं, कोहनी एकदम सीधे हैं, ये जो आपके कंधे हैं वो इसी के सीधे में है, पूरा शरीर का जो भार है वो इसके ऊपर दे रहा है ये, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें, शरीर 90 डिग्री कोण पर हो, ये जो है वो संपीड़न की तकनीक है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। हालांकि ये कॉमन सेंस है, एक बार सुनने के बाद में समझ आते हैं चीजें। श्वसन पीड़ित के लिए श्वास देने हेतु अपनी गहरी सांस लेकर के पीड़ित की नाक के दोनों छिद्र बंद करें और मुंह से मुंह में सांस छोड़ें। ये हम पहले बात कर चुके हैं, CPR कैसे दी जाती है, सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद में ILCOR अनुपात, क्या
ILCOR अनुपात, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि वयस्कों के लिए 30:2 होता है और बच्चों के लिए 15:2 होता है। लास्ट क्लास में हमने इसमें बारे में बात कर ली है। इसके अलावा सांस देने के लिए AMBU यानी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट का भी उपयोग किया जाता है। पहली सांस 1 सेकंड तक दें और देखें कि छाती ऊपर उठ रही है या नहीं। ठीक है, जीवन बचाने हेतु 2 मिनट के भीतर CPR देना शुरू कर देनी चाहिए। CPR हमेशा ऊपर से नीचे की ओर दबाव से दें। दबाव दर 100 से 120 मिनट प्रति मिनट होती है, 100 से 120 प्रति मिनट होती है, यानी 30 संपीड़न पर 2 सांस। वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए 15 पर 2, ये ध्यान में रखें। उसके बाद में देखो CPR उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका हृदय तो धड़क रहा होता है लेकिन श्वास नहीं ले रहे होते हैं। उद्देश्य क्या है? श्वसन और रक्त परिसंचरण को पुनः प्रारंभ करना। स्थितियां कौन सी होती है? बेहोश हो गया, अचानक बीमार हो गया, श्वास लेने में कठिनाई हो गई, विद्युत करंट लग गया, पानी में डूब गया, धुएं से हताहत हो गया, पल्स कोई अगर नहीं मिल रही हो तो CPR दी। ठीक है, उसके बाद में CPR देने की विधियों की बात करें, कौन कौन सी विधियां हैं ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये विधियां हैं भाई, ठीक है, कौन कौन सी विधि है जिसकी बात करें, जैसे 1 नंबर है मुख से मुख विधि, माउथ टू माउथ आपके जो है श्वास विधि है। पीड़ित को सीधा लेटाएं, कैसे? ये ऐसे, ठीक है, ऐसे पीड़ित को सीधा लेटाना है। ठीक है, उसके बाद में सिर को हल्का पीछे दबाएं और ठोडी ऊपर करें भाई। ठीक है, ये देखो, ये सिर को हल्का थोड़ा पीछे दबाया और क्या किया, ठोडी है वो ऊपर की। उसके बाद में देखो अपने मुंह से पीड़ित के मुंह में हवा फूंके भाई, ये ठीक है, ये शुरू कर दिया। उसके बाद में देखो दूसरा, ये तो हो गया कौन सा, मुख से मुख विधि। अब दूसरी आती है स्कैफर मेथड। ठीक, कौन सा मेथड आता है? स्कैफर मेथड आता है CPR देने की विधियों के अंदर। एक तो आ गया मुख से मुख, दूसरा आ गया स्कैफर मेथड्स, अधोमुख दबाव विधि जिसे बोलते हैं स्कैफर मेथड्स के। पीड़ित को क्या किया, उल्टा लेटाएं। यहाँ पर क्या था, मुख टू मुख, माउथ टू माउथ क्या था, पीड़ित को सीधा लेटाएं। स्कैफर मेथड में क्या है, पीड़ित को उल्टा लेटाएं। यही तो पूछा जाता है, यही तो डिफरेंस है, यही तो पूछा जाएगा कि स्कैफर मेथड के अंदर पीड़ित को कैसे लेटाते हैं या श्वास CPR की किस विधि के अंदर है। ठीक है, पीड़ित को उल्टा लेटाया जाता है। ऑप्शंस के अंदर जैसे अलग चीजें हो तो स्कैफर मेथड उसका आंसर होगा, यानी 2-3 चीजें इसकी लिख दी जाती है। आपको पूछेगा कौन सा मेथड है ऐसा, तो स्कैफर मेथड। ये चीजें याद रखनी है आपको, इसमें सीधा लेटाते हैं, इसमें उल्टा लेटाते हैं। छाती के निचले भाग पर लयबद्ध रूप से दबाव डालें। दबाव डालने से फेफड़ों की हवा है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसको क्या है, उल्टा लेटाना है। तीसरा था सिल्वेस्टर मेथड, आर्म लिफ्ट है वो छाती दबाव। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, ये जैसे ऐसा लटाया, ये नीचे तकिया दिया या कोई जो है बिस्तर वगैरह दे दिया, फिर ये ऐसा दिया ताकि जो है फेफड़ों के अंदर है वो सांस है वो ऊपर नीचे हो, नीचे ये जो है वो बिस्तर वगैरह दे दिया और इस तरीके से इसको सुला दिया। ठीक है, तो ये हो गया इनका भाई, कैसा लटा दिया ये, ठीक है, सीधा लटा दिया। किसका, सिल्वेस्टर मेथड के अंदर क्या हो गया, सिल्वेस्टर मेथड। उसमें तो क्या था, उल्टा लटाने वाला था, जैसे ये उल्टा लटाने वाला है ना। ठीक है, ये होल्गर नीलसन मेथड है ये कौन सा है, ये होल्गर नीलगर मेथड है, इसके अंदर उल्टा लटाया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, सीधा लटाया गया मुख टू मुख। स्कैफर मेथड के अंदर क्या है, उल्टा लटाया गया। ठीक है, क्या लटाया गया, उल्टा लटाया गया, ये ध्यान में रखें। इसके चित्र नहीं है, ठीक है, इसके चित्र मैंने शामिल नहीं किए। इसके चित्र ये रहे और इसके चित्र नहीं है, इसमें सीधा हो गया, इसमें उल्टा हो गया। उसके बाद में आगे चलें वापस, तो इसमें सिल्वेस्टर में फिर सीधा हो गया और होल्गर नीलसन में वापस उल्टा हो गया। सीधा के अंदर ये रहा, ठीक है, क्या है, सीधा लटाया, उसके हाथों को छाती पर रखकर दबाई। ये देखो हाथ को जैसे ये छाती पे रखा इसने और क्या क्या ऐसे दबाया, जैसे ऐसे हाथ को छाती पे रखा और ऐसे दबाया। ठीक है, हवा बाहर निकालें, फिर हाथों को सिर के ऊपर खींचे और हवा अंदर आने दे। ये ऊपर खींचा और फिर वापस हवा, ऐसे हवा बाहर निकाली, ऐसे हवा अंदर आई। तो ये कौन सा है, ये CPR का मेथड है। कौन सा मेथड है, सिल्वेस्टर मेथड है, सीधा लेटाते हैं और ये 2 तरीके हैं, याद रखें। उसके बाद में कौन सा आता है, होल्गर नीलसन मेथड आता है। आर्म लिफ्ट, पीठ दबाव की बात करें, देखो ये छाती दबाव की बात करें, इसका मतलब है छाती ऊपर हो। पीठ दबाव की बात करें, इसका मतलब पीठ है जो ऊपर हो। पीठ ऊपर होने का मतलब हो गया कैसा लेटा, उल्टा लेटा। ठीक है, बचाव कर्मी सिर के पास घुटनों के बल बैठे। ठीक है, ये जैसे ये बचाव कर्मी है, ये सिर के पास में घुटनों के बल बैठा है। ठीक है, और पीठ दबाई, हवा बाहर निकालें, फिर कोहनी ऊपर खींचे, हवा अंदर जाए। यानी ये जैसे पीठ दबा रहा है,
ये जैसे पीठ दबाया इसका मतलब हवा बाहर आई, फिर इन्होंने जो है वो कोहनी आगे खींची, इसका मतलब क्या, हवा अंदर गई। ठीक है, ये प्रक्रिया बार बार कर रहा है, पीठ दबा रहा है, कोहनिया सिद्धि कर रहा है, पीठ दबा रहा है, कोहनिया सिद्धि कर रहा है, पीठ दबा रहा है और कोहनिया सिद्धि कर रहा है, जिससे क्या है, हवा है वो बाहर निकले, हवा अंदर आए, हवा बाहर निकले अंदर आए। ठीक है, बाहर निकले अंदर आए, और मुख से भी यही प्रक्रिया थी। उसके बाद में अगला है बाहरी कार्डियक मसाज, एक्सटर्नल कार्डियक मसाज भी होती है। ये भी क्या है, ये भी इसका एक प्रकार है सीपीआर का। छाती के मध्य भाग पर दबाव डाल करके हृदय की धड़कन को पुनः सक्रिय की जाती है। इसमें ऑक्सीजन O2 वे कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और पोषण का संचार पुनः प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5, ये मुख्यतः 4 थी, 5वीं आप ऐड कर सकते हो साथ में। तो 5 है वो सीपीआर की क्या है, तकनीक है। और 5 मेथड याद रखने, 5 ही इंपॉर्टेंट है, यानी 4 अति महत्वपूर्ण है, 5 याद रहे तो ठीक है, 4 अति महत्वपूर्ण है। प्राथमिक चिकित्सा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो, प्राथमिक चिकित्सा किट 2 वर्गों में विभाजित है, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, ये फैक्ट है, ये याद रख लेना भाई। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के जो किट है 2 वर्गों में विभाजित है, वर्ग ए और वर्ग बी। ठीक है, आप इस तरीके से जान सकते हो कि वस्तुएं और दवाइयाँ। उसके बाद में देखो, मानक प्राथमिक चिकित्सा जो आपके क्या है, सॉक्स है, वो क्या है भाई, सॉक्स हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का क्रॉस। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ ही लिया भाई। सार्वभौमिक जो चिकित्सा है, सार्वभौमिक या मानक जो चिकित्सा है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और रेड क्रॉस वाला हमने पढ़ा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा का जो चिन्ह होता है वो रेड क्रॉस का होता है। रेड क्रॉस, रेड आपके क्रिस्टल और रेड क्रिस्टल, ये हमने पढ़ा कि जो है वो रेड पृष्ठभूमि के अंदर सफेद रंग का जो प्लस होता है वो रेड क्रॉस के अंदर होता है, और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग का प्लस होता है, वो मानक प्राथमिक चिकित्सा का होता चिन्ह। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। और इनकी शुरुआत, इस चिन्ह की इनकी शुरुआत कब हुई थी, जो है 1864 में आपका जिनेवा जो कन्वेंशन है, इसके अंदर इनकी शुरुआत हुई थी। रेड क्रॉस, रेड आपके क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल कब हुई थी, 1864 के अंदर जिनेवा कन्वेंशन के अंदर हुई थी। अति महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है। गोल्डन आवर, गोल्डन आवर किसे बोलते हैं भाई, चोट के बाद का प्रथम 60 मिनट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अति महत्वपूर्ण, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि चोट के बाद का प्रथम 60 मिनट होता है वो कैसा होता है, वो गोल्डन आवर होता है। राजस्थान सरकार सड़क दुर्घटनाओं हेतु मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना लागू। देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है, राजस्थान सरकार की, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान सड़क दुर्घटना हेतु मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना है भाई। ठीक है, यानी ये वही योजना है जिसके अंदर सड़क दुर्घटना के दौरान व्यक्ति जो है, राह चलता व्यक्ति, उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, यानी किसी की जीवन रक्षा करता है, तो उसको क्या है, इसको जो है 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। दुर्घटना के 72 घंटे तक मुफ्त उपचार भी इसके तहत होता है। देखो, सड़क दुर्घटना के अंदर किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उस व्यक्ति का 72 घंटे तक मुफ्त उपचार होता है, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। ठीक है, राजस्थान सरकार का सड़क दुर्घटना हेतु मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना इसका चलाई गई है। सीपीआर रेट देखो इंपॉर्टेंट है, 100 से 120 बार प्रति मिनट। दबाव गहराई की बात करें, छाती कम से कम 2 से 5 इंच दबे और या फिर फूले। और सीपीआर टीम वर्क की बात करें, कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा करना चाहिए। ठीक है, यानी 2 व्यक्ति मिलकर के सीपीआर करना चाहिए। 2 से 2.5 या 2.4 हमने पढ़ाई है। 100 से 120 बार हमने पढ़ाई है। 72 घंटे तक मुफ्त उपचार इस योजना के तहत दे रहे हैं। गोल्डन हावर 60 मिनट होती है। सफेद पृष्ठभूमि के अंदर, हरे रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग का क्रॉस मानक प्राथमिक चिकित्सक, और रेड क्रॉस के अंदर लाल पृष्ठभूमि में सफेद प्लस हमने पढ़ा। और इनकी स्थापना जिनेवा कन्वेंशन 1864 के अंदर हुई थी। तो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी है। नवजात शिशु के अंदर हाथ की 2 अंगुलियां, बच्चों के अंदर हाथ की हथेली। जानवर के काटने पर घाव को साबुन और पानी से कम 10 से 15 मिनट धोना चाहिए। जहरीला पदार्थ यदि कोई निगल ले तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक मिलाकर के पिलाई और उल्टी कराने का प्रयास करें भाई। ये चीज है वो आपके घरों के अंदर, गांवों के अंदर जो है कभी भी प्रयोग आ सकती है भाई। ठीक है, यदि किसी ने जहरीला पदार्थ है वो निगल लिया, यदि किसी ने जो जानवर काट लिया तो घाव आता है, उसको साबुन व पानी से कम 10 से 15 मिनट इसको धोए घाव को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। जहरीला पदार्थ यदि किसी ने निगल लिया तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच नमक मिला करके उसको पिला दे, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें, 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक मिला करके पिलाने से उल्टी हो जाएगी, जहरीला पदार्थ है वो बाहर आ जाएगा। प्राथमिक उपचार यदि पेटी, ठीक है, प्राथमिक उपचार की पेटी की बात करें तो समय पर उपयोग से पीड़ित का दर्द कम करके जीवन रक्षा संभव है। गोल्डन आवर पहला 60 मिनट होता ही है, हमने पढ़ ही लिया। ठीक है,
इसके अंदर यदि कोई चिकित्सक सहायता मिल जाती है तो जीवन बचने की संभावना है वो अधिक होती है। कब? 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, और महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर यहाँ पर बात करें कि BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS की बात करें एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, AHA बात करें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हमने पढ़ ही लिया। AED की बात करें ऑटोमेटेड एक्शनल आपके डिफेरिबिलेटर, यानी इलेक्ट्रिक शॉक से रक्त प्रवाह बहाल करना। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया उससे रक्त प्रवाह बहाल करने की जो है आपके शब्दावली याद रखना, ये इनकी फुल फॉर्म से याद रख लें। हृदय संबंधी कुछ शब्द हैं, ध्यान में रखें। हार्ट अटैक, रक्त प्रवाह में बाधा हो जाती है। हार्ट फेलियर होता है, हृदय की जो पंपिंग प्रणाली है उसमें समस्या हो जाती है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है हृदय गति रुक जाती है। 3 चीजें, रक्त प्रवाह में बाधा आएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है, हार्ट फेलियर हो जाएगा, हृदय की पंपिंग प्रणाली में समस्या आ जाएगी, और कार्डियक अरेस्ट जिसे बोलते हैं जिसकी हृदय गति रुक जाती है उसको आता है कार्डियक अरेस्ट। तो ये तीन शब्द है वो हृदय से संबंधित यूज होते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आती है ब्लीडिंग, रक्तस्राव, और यह रक्तस्राव से जो है हम चीज़ें कल पढ़ेंगे या फिर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर भी और भी है, ठीक है, रक्तस्राव है उसके अंदर हम बाद में हम पढ़ेंगे। जो पट्टियाँ हैं पट्टियों के प्रकार पढ़ेंगे, जो खपची लगाते हैं उन खपचियों के प्रकार पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं हम देखेंगे। हालांकि चीज़ें सारी कॉमन सेंस की है, आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन मेरे साथ साथ में आप रिवीजन भी करते चले और उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना नहीं भूले। 1000 क्वेश्चंस प्लस आपके 18 टेस्ट हैं, कम से कम 8-10 तो कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट आप जो है वो कम से कम 5 टेस्ट तो कंप्लीट सिलेबस के जरूर दें, और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें। एग्जाम बंधु अकेडमी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड करें। क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।